गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 15 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप सर्च कर सकते थे टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स सीजी, और वहाँ से भी आप पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज 15 अगस्त है, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ दे रखी है वो न्यूज़ में दे रखी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 14 अगस्त पे एक नया सेगमेंट खोलने की बात की है, यानी पार्टीशन ट्रामा। अभी क्या है मैं आपको पूरा बताता हूँ। आप जानते हैं जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को। दोस्तों हम दोनों की आज़ादी में सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क है, मतलब वो आधे घंटे पहले आज़ाद हुआ था, हम आधे घंटे बाद हुए थे। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है समझो। आप जानते हैं अलादीन जिन्नात थे, उन्होंने क्या किया था, इंडिया के दो पार्टीशन किए थे। उन्होंने कहा हिंदू जो है वो अलग होंगे और जो मुस्लिम है उनके लिए अलग राष्ट्र बनाया जाएगा। मुस्लिमों के लिए कहा गया पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए कहा गया हिंदुस्तान, मतलब इंडिया। ये कॉन्सेप्ट जब चला था हमारे यहाँ पर तो 14 अगस्त को ये सारी चीज़ें हुई। अब 14 अगस्त को आप जानते हैं पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया में आए और इंडिया वाले लोग पाकिस्तान में चले गए। तो ये दिन को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हम 15 अगस्त को तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, हम 14 अगस्त को पार्टीशन ट्रॉमा के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें हम उन सारी चीज़ों को याद किया करेंगे कि किस तरह से हमारे देश के अंदर दो टुकड़े हुए थे, किस तरह से वो बंटवारे किए गए थे। हम उनके अंदर जितने हमारे लोग शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि दिया करेंगे। तो 14 अगस्त पे भी हमारे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन किया जाएगा जो कल से स्टार्ट हुआ है, मतलब कल इसके बारे में बोला गया। आप देखना जब अगला जो 14 अगस्त 2022 आएगा उसके अंदर हम सबसे पहले पार्टीशन ट्रामा को सेलिब्रेट करेंगे और फिर 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें। मतलब ये एक हिस्टोरिकल चीज़ हो रही है कि मतलब कुछ नई चीज़ इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टीशन एक बहुत बड़ा पेन था जो इंडिया कभी नहीं भूल सकती। इसमें कई सारे मिलियंस लोग जो हैं भाई बहन इधर उधर हो गए थे, कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग इंडिया में रह गए। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस करने को मिला और हमने खुद ने देखा कि 14 अगस्त को किस तरह से भारत के बंटवारे हो रहे हैं जो होना नहीं चाहिए था। तो इन सभी चीज़ों को याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने बोला कि 14 अगस्त को हम पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे को मनाया करेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कुछ नया जानने को मिला, ठीक है। और याद रखना पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त को ही, ठीक है। चलो इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर बात करें, केजरीवाल ने एक बात बोली है कि जैसे आजकल का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, उन्हें नहीं पता कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि देखो आज की डेट में कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है सन 2000 में, 2002 में, तो उनको आइडिया ही नहीं कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने जब से वो पैदा हुआ तब से उन्होंने मॉडर्न युग देखा। उन्होंने वो युग देखा ही नहीं, वो एंशिएंट पीरियड नहीं देखा कि किस तरह से हमारे देश ने कुर्बानी देखी, किस तरह से हमने प्रॉब्लम्स फेस की, या क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई। उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उनके कैरिकुलम में हम एक नया सब्जेक्ट ऐड ऑन करना चाहते हैं जो कि होगा देशभक्ति, जिसके अंदर क्या होगा, उन्हें ये बताया जाएगा कि किस तरह से हमारे देश के जो वीर जवान थे उन्होंने अपनी शहादत देते हुए देश को आज़ाद कराया, क्यों हमारे लिए हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम दूसरे देश से लड़ने को तैयार हो जाते हैं जब हमें अपनी आज़ादी की बात की जाती है, कैसे हमें अपने राइट्स को लेकर कंसर्न होना चाहिए, जो अधिकार हमें हमारे भारत के संविधान ने दिए उसको लेकर हमारा क्या कंसर्न होना चाहिए। इन सभी बातों को समझाने के लिए अब हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में ये एक नया करिकुलम ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर बच्चों को यही सारी चीज़ सिखाई जाएंगी। क्योंकि जब आपको बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है तो आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हाँ हमारे देश ने जो कुर्बानी सही है, यह सबसे बड़ी बात यह है किस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली है। तो उसके लिए उनकी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, उन्हें पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इन सभी को देखते हुए एक नया करिकुलम ऐड किया जाएगा जिसका नाम है देशभक्ति, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, गुजरात ने सेटअप किया है रेजिडेंशियल स्कूल इन ट्रिपल पी मॉडल। दोस्तों याद होगा अब इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने एक यूनिट कराई थी जिसमें मैंने ट्रिपल पी मॉडल के बारे में आपको बताया था। जो हमारी वो यूनिट देखना है ना रमेश सिंह वाली, उनको अच्छे से पता होगा। ट्रिपल पी मॉडल था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इसको मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। अभी थोड़ी ही देर बाद मैं आपके लिए ये वाली वीडियो अलग से शूट करूँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा कि गुजरात के स्कूलों के अंदर क्या एक मेजर रिफॉर्म किए गए। इसके लिए आप प्लीज़ हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखना, आधे घंटे बाद मैं तुरंत उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको इस न्यूज़पेपर में कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे तो आज के इसमें न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है क्योंकि 15 अगस्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक बात बोली है कि कैपिटल जो है वो अपनी रोड्स को बूस्ट करने वाला है और यूरोपियन स्टैंडर्ड को अपनाने वाला है। क्या मतलब है इसका, जैसे आप जानते हैं भारत की जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली है।
तो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हम अपने यहाँ पर दिल्ली की जो सड़कें हैं वो उसको इतना वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, जैसे यूरोपियन का जो स्टैंडर्ड है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें जिस टाइप की रोडें पाई जाती हैं वैसी रोडें हम अपनी दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें लाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही जल्द दिल्ली के अंदर आपको ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपने शायद ही कहीं बाहर कंट्रीज़ में देखा होगा, वो चीज़ हम इंडिया के अंदर लाने वाले हैं। इन्होंने बोला कि उन्होंने एक डेडलाइन बनाई अपनी, सन 2023 तक 540 रोडों को रीडेवलप किया जाएगा। मतलब अगर कहीं गड्ढे हो रखे हैं या रोड बहुत सकरी है, चौड़ी नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। 2023 तक वो 540 रोड को दोबारा से रीडेवलप करेंगे। दूसरा, रीडेवलपमेंट करते टाइम लगभग 5.5 किलोमीटर की रिंग रोड है जो आश्रम से है उसको कंप्लीट किया जाएगा, जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट। और 6 किलोमीटर जो है वाजीपुर डिपो से क्रॉसिंग रिठाला तक जो मेट्रो स्टेशन है वो कार्य अभी काम पर चल रहा है, उस पर फोकस किया जाए। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर यही सीखना है कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड वाली जो रोडें हैं वो दिल्ली के अंदर डेवलप करने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा और इससे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आप हमेशा ना दो तरफा चीज़ों को सोचा करो, एक तरफा वन माइंडेड होकर चीज़ों मत किया करो। अगर हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि रोड को डेवलप करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें यूरोप जैसी रोडें बनानी है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाँ यूरोप जैसी रोडें बनाएंगे लेकिन उससे ज़्यादा हम इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि जब रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे जो इकॉनमी के अंदर जो इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन है, डिफ्लेशन, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, ये भी क्या हो जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। मैंने आपको पढ़ाया था ना फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट सिर्फ एक ही सेगमेंट में नहीं पड़ता, यानी आप जब चीज़ें पढ़ते हो तो उसको खोल के पढ़ा करो। यहाँ पर सिर्फ अगर आप एक तरफा सोचोगे तो आपको देखने में लगेगा कि सिर्फ रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन मैं कहीं नहीं रहा कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ रोड का कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, लोगों की जेब में पैसा आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ की सप्लाई बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों की डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अल्टीमेटली ये जो सर्कल है ना वो एक दूसरे से डिपेंड करता है। रोड बनने का मतलब है कि आपकी जेब में पैसा आना, मतलब ये देख रहे हो कितना इनडायरेक्ट वे में, लेकिन घूम फिर के वही चीज़ होने वाली है। तो ये चीज़ें आप सोचा करो अपने मन से कि हाँ ये हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पर, तो ये तो पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन, ये थोड़ी लोकल न्यूज़ है इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करने वाला। यहाँ पर ये भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ इसके बारे में। देख रहे हो आज की डेट में कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि 15 अगस्त है ना, तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर दे रखे हैं। इसी वजह से आज की न्यूज़पेपर में बहुत काम की चीज़ें नहीं है, मैं सच बताऊँ ना, एडिटोरियली उस लायक है। यहाँ पर एक न्यूज़ ये आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है किस पर, आईटी के न्यू रूल्स पर। आप जानते हो अभी हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर एक पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल नंबर 2021 को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जो कि आईटी से रिलेटेड है। आप जानते हैं आईटी आज की डेट में हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए थे। अभी जो हमारा मानसून सत्र चल रहा था इसके अंदर इस बिल को पास किया गया और ये कहा गया है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर किसी भी इंसान को अपनी कोई स्पीच देनी है, क्योंकि हर इंसान के पास राइट टू स्पीच है, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर आप उसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दायरे में लाकर उसका उल्लंघन करना चाहते हो तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। मैं लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक यूनिवर्सिटी में स्पीच दी, उस स्पीच को बोलने का मेरे पास पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरे भारत का संविधान बोलता है कि हाँ ये स्पीच मैं दे सकता हूँ। दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कौन सा आर्टिकल नंबर है जो ये बोलता है कि राइट टू स्पीच है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, जब वो स्पीच दी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक प्रोविज़न दे रखा है कि अगर उस स्पीच का इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पर नेगेटिव पड़ेगा तो ऐसी स्पीच को हम टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर काउंट कर दें। तो लग नहीं रहा कि एक तरफ आप आज़ादी दे रहे हो, दूसरी तरफ किसी और एक्ट के अंदर आप मुझे उस चीज़ पर बांध रहे हो। तो इस टाइप के प्रोविजंस नहीं होने चाहिए। यानी कि आईटी रूल के अंदर एक मेजर अमेंडमेंट करके ये बोला गया कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, ना कि एक कोई कुछ बोल रहा है दूसरी चीज़ें उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही हैं। ऐसे कर पाने पे बहुत दिक्कतें होती हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला है कि इस आईटी रूल को जल्द से जल्द हम एप्लीकेबल कराएंगे, जो कि अभी हमारे मानसून सत्र के अंदर इसको पास करवाया गया इस बिल को। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें, यहाँ पे भी ये थोड़ी सी, अच्छा आप जानते हो आजकल अफ़गानिस्तान में कैप्चर किया जा रहा है तालिबान के द्वारा। अफ़गानिस्तान में जब से यूएस आर्मी को हटाया गया है
तब से जो तालिबान है वो उस पर कब्जा करे, और आप जानते हो अफगानिस्तान की जो राजधानी वो काबुल है, तो अब वो काबुल के ऊपर भी अपना कब्जा करने वाले हैं। तो कहा ये जा रहा है कि इंडिया के या यूएस के जितने भी लोग वहाँ पे एम्बेसीज वगैरह में काम करते हैं वो सब, या जो टूरिस्ट लोग हैं या जो मीडिया पर्सनस हैं, उन सबको बुला गया कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने अपने कंट्री वापस चले जाओ, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई कि कल को आपके साथ क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे में जितने भी, और ख़ास तौर पे जो मीडिया पर्सनस हैं, उनको बुलाया कि आप अपने रिस्क पे वहाँ पर रहेंगे, अगर नहीं चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप इंडिया वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कायोटिक हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि तालिबान जो है वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान को कैप्चर कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर वो काबुल को भी कैप्चर कर ले, और अगर काबुल को कैप्चर कर ले तो मान के चलो पूरा अफगानिस्तान कैप्चर होगी, क्योंकि किसी भी देश की राजधानी को कैप्चर करने का मतलब है पूरे देश को ही कैप्चर कर लेना। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर जब भी देखो कोई भी 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दिन पहले एक स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो भारत को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि हमारे इंडिया ने क्या क्या चीज़ें अच्छी की, मतलब ऐसा कह सकते हो पूरे एक साल का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर रखा जाता है, और बहुत समराइज वे के अंदर चीज़ों को बताया जाता है, तारीफ़ की जाती है, और कुछ चीज़ों को बताया भी जाता है कि हमें इन सेक्टर्स के अंदर क्या करना है, सुधार करने हैं। तो कल की स्पीच के अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि जो हमारा पार्लियामेंट है ये हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, और वो मंदिर किस चीज़ का है, डेमोक्रेसी का मंदिर है। ठीक है, लोकतांत्रिक का एक मंदिर है, जिसके अंदर कई सारे बिल्स वगैरह पास किए जाते हैं, देश की नींव रखी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इन्होंने बोली। साथ के साथ इन्होंने बोला कि देश को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, ये डिस्कस करने वाले कौन है, भारत के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी आप कह सकते हो वो सब कहाँ बैठते हैं, टेम्पल में। टेम्पल में मतलब पार्लियामेंट में वो बैठते हैं। और इन्होंने एड्रेस किया 75th इंडिपेंडेंस डे को, और इन्होंने कहा कि हमारे लेवल पे हम जितना हो सके हम भारत के संविधान में रहकर ही सारी की सारी चीज़ें करेंगे, इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि हर स्पीच में आप सुनोगे तो संविधान को बेस माना गया है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेस मान के ही सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। यहाँ पर रामनाथ कोविंद ने डिस्कस की और भी कई सारी चीज़ें। इन्होंने कहा किस तरह से हमने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कई सारी जीत हासिल की, हमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 7 मेडल्स हमने जीते। पिछले 121 साल के अंदर ये पहली हिस्ट्री थी कि ओलंपिक्स में हमने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया। आने वाले टाइम के अंदर हम और अच्छा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही मतलब एक प्राउड मूवमेंट है कि हमने 75 साल पूरे कर लिए हैं अपनी आज़ादी के। कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी डेथ को मतलब डेथ कर करके मतलब कई सारे फ्रीडम फाइटर जो हैं उसमें कुर्बान हो गए इस देश की आज़ादी को दिलाने में। तो हमें उनकी शहादत को याद करना चाहिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमने धारा 370 को हटा दिया, आर्टिकल 370 जो था उसको हटा के जम्मू एंड कश्मीर के दो डिवीज़न कर दिए। एक तो आप जानते हैं जम्मू और एक लद्दाख हो गए, दोनों यूनियन टेरिटरीज़ की बना दी गई। आने वाले टाइम के अंदर इनमें चुनाव होंगे जिससे कि इनको एक अपनी लेजिस्लेचर मिल जाए और वहाँ पर डेवलपमेंट काम को और ज़्यादा बढ़ाया जाए जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। और मतलब यही सारी बातें इन्होंने बोली। मतलब आप कह सकते हो पिछले एक साल में हमारे भारत ने क्या क्या अचीवमेंट किए उस पर यहाँ पर फोकस किया गया, और बहुत इन शॉर्ट में बताया जाता है। ये नहीं पूरा डिटेल डिस्कस किया जाए, इन शॉर्ट में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पीच नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ वो अपनी बात को सामने रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप एनडीए के एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो ये राइट साइड न्यूज़ जो आप देख रहे हैं, 9 मिलिट्री पर्सनल अवॉर्डेड शौर्य चक्र, आप इस पूरे सेगमेंट को पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम इसको कवर अप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो ये अफ़गानिस्तान को लेकर सारी चीज़ें बोली गई। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, अब आगे सारे यहाँ पर, हाँ सॉरी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रही गई, वो ये थी क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक को लेकर। इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपसे, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आज की डेट में क्लाइमेट को लेकर बहुत ही बड़ा एक कंसर्न बन चुका है। बड़ा कंसर्न क्या बन चुका है, आपने अभी न्यूज़ में सुना ही हुआ कि कुछ टाइम पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि IPCC की रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है नेचुरल डिज़ास्टर का। आप जानते हैं जिस तरह से डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन ने खूब सारा कार्बन एम्बिशन किया है, जिसके चलते जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंपोजिशन था वो बिगड़ चुका है, ओजोन लेयर डिप्लीशन पर आ चुकी है। तो ऐसे में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हर साल 2-3 डिग्री से बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम बाहर नहीं निकल सकते। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से यूएस के जो पड़ोसी देश कनाडा है, वहाँ पर क्या देखने को मिला कि जहाँ पर हमेशा ठंड रहती थी वहाँ पर 45 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। ये मतलब एक इंडिकेशन है ग्लोबल वार्मिंग का, जो सामने सामने हमें नज़र आ रहा है। और आप जानते हैं भारत के कई सारे आइलैंड ऐसे हैं, जैसे अंडमान निकोबार के कई सारे छोटे छोटे द्वीप्स हैं जो पूरी तरह से ढक चुके हैं पानी के अंदर, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो पानी का लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा। तो इस बात को लेकर IPCC का मतलब क्या है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी रिपोर्ट जो 9 अगस्त को आई थी,
हमने डिस्कस की थी अपने एडिटोरियल के अंदर। तो जो 9 अगस्त को इनका रिपोर्ट आया था उसके अंदर ये बोला गया था कि जो ओशियन है, जो एटमॉस्फेयर है, जो बायोस्फीयर है, वो पूरी तरीके से बदल रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जो चीज़ें जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रो ऑक्साइड आता है, और इंडस्ट्रियल से कई सारी चीज़ें जो निकलती हैं वो उनका कंपोजिशन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और आईपीसी की जो छठी रिपोर्ट है, 6th रिपोर्ट, उसने साफ साफ बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो जो क्लाइमेट है उसमें एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिलेगा, जो कोविड-19 से भी ज़्यादा इम्पैक्ट करे, क्योंकि कोविड-19 तो फिर भी ऐसा है कि आप उसको वैक्सीनेट करके चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन नेचुरल डिजास्टर की कोई वैक्सीनेशंस नहीं होती हैं, इसलिए ये कोविड से भी ज़्यादा हानिकारक होगा अगर हम अभी से नहीं सुधरे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने यूएनएफसीसी के अंदर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन फ्रेमवर्क के अंदर हमने क्या किया था, एग्रीमेंट किया हुआ है, जैसे आप पेरिस एग्रीमेंट हो गया, कायटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। इन सब एग्रीमेंट के अंदर हमने भी भाग लिया, भारत ने भी भाग लिया, और कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम अपनी कार्बन एम्बिशन को जो है वो कम करेंगे, और जो अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री तक हम लेकर आएंगे, या 1.5 डिग्री तक लेकर आएंगे। इन सब चीज़ों पर ऑलरेडी एग्रीमेंट किया जा चुका है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को क्या कर सकें, कम कर सकें। अब क्या होता है, जब भी ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली वे में बढ़ने लगता है, रेनफॉल अनवांटेड होने लगती है, कभी भी होने लगती है, ह्यूमन हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, इकोलॉजिकल और मरीन, ये जितने भी हमारे स्पीशीज़ हैं इन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि आज से 50 साल पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर हुआ करता था, हमें उस लेवल पर अपने आप को लेकर जाना है। लेकिन ये काम एकदम से नहीं हुआ। अगर हम धीरे धीरे करके एक फेज्ड मैनर में अगर हम इनको चलाएंगे तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर कई सारे एग्रीमेंट्स किए, मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जैसे कायटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट हो गया आपका, और आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया। ये कुछ एग्रीमेंट इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं, जिससे कि हम अपने अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज़ आप इसको पूरा पूरा रीड कर लेना, ठीक है। मैंने आपको ऊपर से हिंट पूरी दे दी है, ठीक है। चलिए, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही, क्योंकि आगे जाके सारी बस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको हमारा ये एडिटोरियल पसंद आएगा दोस्तों। और आपको बता दूँ, एक और मैं भी वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ, उसको ज़रूर देखना, जिसके अंदर एजुकेशन सेक्टर गुजरात वाले मॉडल को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।